सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आज के तीसरे प्रोग्राम टेक्नोलॉजी राउंडअप में। एक बहुत बड़े मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। इसमें मसाइल के हल बताऊंगा, वजूहात बताऊंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे पहले आपने फाल के किरे पर पाकिस्तान में ना तो कोई ऐसी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, ना ही कोई लेक्चर अटेंड किया होगा और ना ही मसले का इस तरह किसी ने आपको कोई हल बताया होगा। टेक्नोलॉजी राउंडअप का मकसद यह है कि हम अपने काश्तकार को टेक्नोलॉजी में एम्पावर करें। हमारे काश्तकार के पास जब तक टेक्नोलॉजी नहीं होगी वो आगे मूव नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया इस वक्त फूड सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार है। कोविड-19 की वजह से मसाइल और भी गंभीर हो चुके हैं। तो आज का टेक्नोलॉजी राउंडअप का तीसरा सेशन खुसूसी तौर पर फल के केरे के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए एक बहुत ही मुफीद प्रोग्राम साबित होगा। तो सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले फल के केरे के बारे में मैं आपको बताता जाऊं कि फल का केरा आपको पता है कि सेब, खुबानी, अनार, आड़ू, आम, तरछावा, बगात, सब्जियां, फसलात, कपास हर जगह पर आपको नजर आएगा। इस सारे फल के केरे की वजूहात भी एक जैसी हैं, मसाइल भी एक जैसे हैं और हल भी एक जैसे हैं और मैं इसीलिए ये दावा कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फल के गिरने की तीन बड़ी किस्में कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है कि फूल से फल बनते वक्त बहुत ज्यादा फल का केरा हो जाता है। तरछावा बगात में आपने देखा होगा, आम में भी ऐसा ही होता है, कपास की फसल में भी यही मसला हमें देखने में सामने आता है। आड़ू है, सेब है, खुबानी है, अखरोट है, जितने भी ये फल के पौधे हैं सब में ये बहुत बड़ा क्रिटिकल मसला है और इसकी हमें समझ भी नहीं आती है। दूसरा आ जाता है कि मौसमी असरात का फल के केरे में बड़ा रोल है। दर्जा हरारत बढ़ जाता है, हबस हो जाती है, बरसात का मौसम आ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है क्योंकि मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मौसम की वजह से फल का केरा ये एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि मौसमी असरात की वजह से जो फल का केरा है ये इतना शदीद नहीं है, ये कभी कभी शिद्दत अख्तियार कर जाता है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल नॉर्मल रूटीन में ये इतना शदीद मसला नहीं है जितना कि फूल से फल बनते वक्त होता है। तीसरा जो बहुत बड़ा क्रिटिकल मसला है वो फल की तैयारी से कबल है। फल तैयार होता है तो हम देखते हैं कि वो गिरना शुरू हो जाता है। तरछावा बगात में भी होता है, आम में भी होता है, जितने अखरोट है, आड़ू है, इन सारे जितने भी फल है जिनके मैं आपको नाम बार बार ले रहा हूं सब में ये कॉमन मसला है। आम एक मसला है कि फल की तैयारी से कबल ही इनका फल गिरना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, एग्जाम के बाद अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फल के गिरने की अकसाम तो तीन है लेकिन वजूहात इसकी 12 है। मैंने इसकी पूरी क्लासिफिकेशन की है, एक जमात बंदी की है कि हमारे जिम्मेदार और हमारे किसान खास तौर पर पाकिस्तान में जहां की टेक्नोलॉजी की बड़ी कमी है, मेरे किसानों को मसाइल को समझने में आसानी हो तो मैंने इसकी 12 जमात बंदी की है, 12 ग्रुप बनाए हैं और मैं कोशिश भी करता हूं, वैसे ज्यादा मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करूं ताकि मेरे किसान दोस्त जो है इन चीजों को समझ सके, क्योंकि हमारी एक्चुअली मदर लैंग्वेज जो है वो हमारी उर्दू है। तो अपनी मादरी जबान में हम बात करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। कुछ अल्फाज मेरे इंग्लिश के होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ अल्फाज को मैं उर्दू में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा होता। सबसे पहला मसला है दर्जा हरारत। टेम्परेचर का बड़ा रोल है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो फल का केरा एक नॉर्मल सी बात है। अब इसमें आपके लिए मैं ये बता दूं कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो सेब में शर्तिया तौर पर फल का केरा हो जाएगा। यानी सेब का सबसे बड़ा मसला है कि इसमें 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। तरछावा फलों की अगर मैं बात करूं तो ये भी ज्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त नहीं कर पाते और ये वजह है कि मई जून में तरछावा बगात में भी आपको पता है कि फल का केरा होता है। आम में भी तरछावा बगात की तरह फल का केरा मई जून में एक आम प्रैक्टिस है, हमें नजर आता है। फल के केरे की जो दूसरी वजह है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन खाद आपको पता है कि हम बड़ी वाफर मकदार में अपने पौधों को फराहम करते हैं, तो इसकी वजह से आपको पता है कि जड़ों में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही होती है, वहां बैक्टीरिया होते हैं, उधर से भी नाइट्रोजन मिल रही होती है, हमें भी ये सस्ती मिलती है, ज्यादा मकदार में फराहम कर देते हैं। तो नाइट्रोजन का बड़ा एक रोल है कि ये फल के केरे का सबब बनती है। 21% तक अगर आपके सेब के पत्ते में नाइट्रोजन आ जाए तो उसमें फल का केरा शर्तिया है। तरछावा बगात में भी अगर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाए पत्तों में तो शर्तिया बात है कि फल का केरा हो जाएगा। आम के पौधे में भी आपको ये चीज सामने आएगी। कपास की फसल में आप नाइट्रोजन ज्यादा फराहम कर दे तो आपकी कपास की फसल जो है वो भी अपना फल जो है वो गिराना शुरू कर देगी। तो ये बहुत बड़ा मसला नाइट्रोजन कंटेंट का है। तो यहां पर ये बताना चाहूंगा कि नाइट्रोजन वाफर मकदार में फराहम करना ये भी एक अपने साथ दुश्मनी करने वाली बात है, अपनी फसल को तबाह करने वाली बात है। तीसरा जो बड़ा मसला है वो है आपाशी। आपाशी अगर हम बहुत ज्यादा कर देते हैं
तो पानी ज्यादा मिलने से भी आपकी फसल जो है या बाग है उसमें फल का घेरा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त बात बताने लगा हूं। हमारे कुछ दोस्त जो है वो मीठे का बाग लगाते हैं, तो मीठे के बाग में जैसे ही वो पानी देते हैं फूल आने पर, तो मीठा जो अपना फल गिराना शुरू कर देता है। तो ध्यान में रखें, तरछावा बगात में मीठे को पानी नहीं दिया जाता फूल आने पर। बाकी जितने भी बगात हैं वो फूल आने से पहले पानी मांगते हैं, लेकिन अगर मीठे को आपने फूल आने पर पानी दे दिया तो उसका फूल ही गिर जाएगा, फल तो गिरने की बहुत दूर की बात है। इसी तरह अगर कपास की फसल है या कोई भी और बाग है, तरछावा बगात में मैंने एक मुशाहदा किया कि ओवर इरिगेशन से फल बहुत ज्यादा गिर जाता है, हब्बस हो जाती है। बरसात में भी यही होता है कि बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो बरसात में एक मौसमी फल का गिरा जो है ये हमारे मुशाहदे में आता है, उसकी वजह भी आपाशी ही होती है। पैदावार लेने में 3 खादों का बड़ा अहम किरदार है। इनमें एक पोटाश आ जाती है, एक बोरान और एक जिंक। पोटाश, बोरान और जिंक, इनकी कमी की वजह से फल का किरा शर्तिया, ये मेरी बात ध्यान में रख लें। अगर आपने पोटाश वाफर मकदार में फराहम नहीं की तो ध्यान में रखिएगा फल का किरा शर्तिया बात होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि फल का किरा ना हो। अगर आप जिंक फराहम नहीं करते हैं, और जिंक फराहम ना करने के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि जमीन, हमारी जमीन की पीएच जो है ये बहुत ज्यादा हाई है। तो ज़हन में रखें कि अगर जमीन में आपने जिंक दी भी हुई है तो इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये जो हम दानेदार फेंक देते हैं या लिक्विड जिंक फर्टिगेट कर देते हैं, इससे हमें वो रिजल्ट क्यों नहीं मिलते हैं? वजह क्या है कि जिंक जमीन में हाई पीएच की वजह से और फास्फोरस की फिक्सेशन की वजह से जाया हो जाती है। इसकी फोलियो डोज आपको देनी पड़ेगी। तरछावा बगात और जितने भी दूसरे बगात हैं, आम के बगात के काश्तकार हैं, कपास की फसल की अगर मैं बात कर लूं तो सारे दोस्तों को जिंक मैं फोलियर रिकमेंड करता हूँ, लिबरल और हेडलैंड जिंक की। और पोटाश के बारे में भी फोलियर पोटाश में रिकमेंड करता हूँ, हाई के गोल्ड की। पोटाश की कमी की वजह से फल का गिरा, ये शर्तिया बात है। तो ध्यान में रखें कि ये दोनों चीजें आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, मैंने पोटाश और लिबरल जिंक, ये दोनों ही मैंने आपको इसके 4 स्प्रे तजवीज किए हैं, और ये बहुत महंगे नहीं है। इनकी आप 4 स्प्रे की अगर एप्लीकेशन कर देते हैं तो फल का कीड़ा आपको इंशाल्लाह बहुत हद तक कम नजर आएगा। बुरान की अगर बात करूं तो ये बहुत ही क्रिटिकल मसला है। तरछावा बगात में तो अगर आपने देखा हो, जैसे ही फल बनना शुरू होता है, फूल से फल की तरफ फसल हमारी जाती है, बाग जैसे ही शिफ्ट होता है, आम में भी यही होगा, अखरोट, आड़ू, सेब, अनार सब में आप देख लें, फूल से जैसे ही फल बनने का अमल शुरू हो जाता है, फल गिरना शुरू हो जाता है। उसकी एक बड़ी वजह क्या है कि वो बुरान की कमी हो जाती है हमारी फसल में। बुरान की कमी की वजह से ये हमारे मुशाहदे में आता है। तो इस स्टेज पर अगर आप बुरान की फराहमी कर देते हैं तो इंशाल्लाह आपके बाग में, आपकी फसल में फल का गिरा नहीं। कपास में बुरान की कमी की वजह से फल के गिरे में बड़ी शिद्दत आ जाती है। तरछावा बगात बड़े नाजुक है, बुरान की जैसी कमी हुई 70% तक फल गिरा हुआ मैंने अपने किसानों के बाग में देखा है। तो ध्यान में रखिएगा कि बुरान की कमी अगर आपने पूरी नहीं की, ये पोटाश और जिंक इन दोनों से भी ज्यादा क्रिटिकल है। बुरान अगर नहीं देंगे तो गंदम में भी आपने देखा होगा कि दाने की भराई अच्छी नहीं होती है, खुराक की शिफ्ट नहीं होती है। तो ध्यान में रखें कि बुरान के बगैर आप कभी भी अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। अब बुरान में मैं अक्सर ये रिकमेंड करता होता हूँ, 3 कंपनीज के मैं बुरान रिकमेंड करता हूँ, ये मैं अलहदा आपके लिए बता रहा हूँ। एक एफएमसी का मैं रिकमेंड करता हूँ, एक संजेंटा का रिकमेंड करता हूँ, एक स्वाद एग्रो का। अब यहां पर मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो सोना का बुरान उठा लेते हैं 3 किलो वाला, उसी से ही स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। तो सोना के बुरान को आपने स्प्रे नहीं करना, वो बेसल डोज के लिए है, फोलियर स्प्रे करना है। ये बहुत बड़ी अहम बात है और इस बारे में मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है कि फोलियर स्प्रे को हमेशा फोलियर ही करना है। और फोलियर स्प्रे में मैं रिपीट कर देता हूं, मैं दोहरा देता हूं, जिंक आपने हमेशा फोलियर करना है, मैंगनीज आपने हमेशा फोलियर करना है, आयरन हमेशा आपने फोलियर स्प्रे करना है, और काइपर। ये 4 स्प्रे किसी भी फसल को, किसी भी बाग को, किसी भी सूरत में, किसी भी वक्त में आप जमीन में नहीं देंगे। ये बात आप लोहे पे लकीर की तरह लिख लें। इस पे मैंने बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको एक वीडियो में भी वजाहत की हुई है कि 4 फोलियर स्प्रे है। मेरी वीडियो का नाम है फोलियर स्प्रे। तो फोलियर स्प्रे के लिए आपने एफएमसी, संजेंटा और स्वाद एग्रो का बुरान इस्तेमाल करना है। आपने बेसल डोज वाला कभी भी स्प्रे अपनी फसल पर ऊपर नहीं लेके जाना है। यहाँ एक बड़ी गलत प्रैक्टिस क्या हो जाती है, हम कभी कभी मैंने देखा है एनपी जो है, नाइट्रोफास है, इसका स्प्रे कर रहे होते हैं। कभी मैंने काश्तकारों को देखा है पोटाश वो जो जमीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी का स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत प्रैक्टिस है। हाई के गोल्ड मैं रिकमेंड करता हूँ पोटाश में, क्योंकि अगर आप दूसरी कोई भी पोटाश स्प्रे करेंगे उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाई की गोल्ड एक फोलियर स्प्रे है। अब देखें ये 1000 रुपए किलो की स्प्रे आपको मिलेगी या 1100 या 1200 रुपए किलो की स्प्रे है। आप खुद सोचें कि 25 किलो का बैग जो है ये आपको 25,000 रुपए में पड़ रहा है, और वैसे 25 केजी का पोटाश का बैग अगर आप लेकर आते हैं तो आपको 3500 से 4000 या 5000 की रेंज में पड़ता है, क्योंकि वो फर्टिगेशन के लिए है और हाई की गोल्ड फोलियर स्प्रे के लिए। व्यूअर्स, आप जो 2 वजूहात आपको
स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें एक कम बीज है, एक कम पत्ते हैं। इसके बारे में आपको कभी कोई नहीं बताएगा। ज़हन में रखिएगा, अगर पत्ते की रेशो कम हो जाएगी तो कभी भी अच्छा फल नहीं होगा, फल गिर जाएगा। जैसे ही पत्ते कम होते हैं तो फल का गिरना शुरू हो जाता है। ये बड़ी क्रिटिकल बात है। तो पत्ते की मकदार पौधे के ऊपर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पत्ता खुराक की फैक्ट्री है। जब पत्ता खुराक बनाएगा वही फल में जाएगी। तो अगर पत्ते कम होंगे तो फल में खुराक नहीं जाएगी। तो अब यहाँ मसला क्या आ जाता है कि हम नाइट्रोजन बहुत वाफर मकदार में दे देते हैं। नाइट्रोजन वाफर मकदार में देने की वजह से हमारे बाग में ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ होने की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, पत्ते अच्छे बन नहीं पाते हैं। हम तो नाइट्रोजन दे रहे होते हैं ग्रोथ के लिए, लेकिन पत्ते के लिए फास्फोरस कितनी जरूरी है ये हम भूल जाते हैं। तो ध्यान में रखें कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की 1 से 1.5 की रेशो होती है। अगर आपने 1 हिस्सा फास्फोरस दिया है तो आप 1.5 हिस्सा नाइट्रोजन देंगे। अब ये नहीं हो सकता कि आप नाइट्रोजन तो फराहम करते जाए लेकिन फास्फोरस फराहम ही ना करें। अगर ये रेशो आप डिस्टर्ब कर देंगे तो शर्तिया बात है कि फल का क्या होगा। चाहे कपास की फसल हो, चाहे तरशावा बगात हो, चाहे आम के बगात हो, सेब के हो, आड़ू के हो, अखरोट के हो, अनार के हो, कोई भी बाग जो है उसमें आपने 1-1.5 की रेशो से ये खाद देनी होती है। अगर इस रेशो को आप डिस्टर्ब करते हैं तो आपको मिसाल से दो चार होना पड़ता है। कम बीज का यहाँ मैंने एक वजह बताई है कि फल के गिरे की एक बहुत बड़ी वजह कम बीज है। अब कम बीज से क्या मुराद है? अगर पोलिनेशन अच्छी नहीं हुई है, अगर पोलिनेशन अच्छी नहीं हुई है तो बीज कम बनेंगे। जब बीज कम बनेंगे तो ये बात अब मुशाहदे में आई है कि जिस फल में बीज कम होता है सबसे पहले वो गिरता है। सिट्रस में फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, सिट्रस में बनते हैं 15 बीज या 12 बीज, मैं मिसाल दे रहा हूं। अगर आपके बाग में कसरत ऐसे फल की है कि जिसमें 3 या 4 बीज है तो फल का गिरा जब होगा तो उस फल को कट करके देखिएगा, कम बीज वाले जो फल होंगे वो पहले गिरे होंगे। और अच्छी पोलिनेशन होती कब है? हार्मोन चाहिए होते हैं, अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। अब हार्मोन और अमाइनो एसिड के बारे में मेरे लेक्चर के एंड में आपको पता चलेगा ये कितनी अहम बात है, और इसमें बड़ा वादे तौर पर बताऊंगा ये कितने अहम है और इनके बारे में हमने कभी बात ही नहीं की। 9वीं जो बड़ी वजह है फल के गिरे की वो मॉथ है। एक्चुअली मॉथ जो है इनका हमला कभी कभी बाग पर इतनी शिद्दत से होता है कि ये बाग के जितने भी फल हैं उनको तबाह कर देता है, जिसकी वजह से फल का गिरा जो है एक आम सी बात है। इसमें 2 मात का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक अराशी मात है, इसकी वजह से फल मुकम्मल तौर पर गिर जाता है, और एक सेब का मौत है। सेब का फल का गिरा जो है इस मौत की वजह से बहुत ज्यादा होता है। बीमारियों की वजह से भी फल का गिरा हो रहा होता है। तो इसमें वेंटोरिया है, वेंटोरिया स्पीशीज की वजह से, फंगस की वजह से कुछ डिजीजेस ऐसी आती हैं जो आपके बाग को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती हैं। तो फंजीसाइड का स्प्रे जो है ये बड़ा जरूरी है, और फंजीसाइड के बारे में भी आपको पता है कि हम बहुत ज्यादा गाफिल हैं। फंजीसाइड का हम प्लान नहीं तैयार करते हैं, फंजीसाइड के बारे में हमारी बहुत कम रहनुमाई होती है। ये आपके लिए शायद थोड़ा सा मजाक का खेल हो, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है कि भेड़ जो है वैस्प, जिनकी वजह से फल का गिरा हो जाता है। वैस्प आ जाते हैं तो हम अपने बाग के बारे में सोचते नहीं है कि ये वैस्प इतने ज्यादा इसमें घूम रहे हैं तो ये हमारे बाग को तबाही ना कर दें। तो ध्यान में रखिएगा, हैप्लोकैम्पा एक ऐसा वैस्प है जिसके बारे में मैंने स्क्रीन पे आपको तस्वीर भी दिखाई है। ये ग्रैफोलिथा फुनिब्रंडा जो है इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा ये मसला आता है। बाग की इतनी ज्यादा फल का गिरा हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं। तो ये सेब और आलू बुखारा की ये चीज आपको मुशाहदे में नजर आएगी। जी व्यूअर्स, अब आ जाती है हार्मोन्स की बात। ये फल के गिरे की सबसे बड़ी वजह है, और इसको मैं आखिर में इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इन वजूहात का पहले हमें पता होना चाहिए, फिर आएंगे हम बड़े किंग की तरफ। ये बड़ा किंग है, हार्मोन्स की वजह से हमारे बागात किस तरह तबाह हो जाते हैं, आज ये आपको पता चलेगा। और यही बड़ी वजह है, बोरान की एक कमी और एक हार्मोन्स की कमी, ये तबाह कर देते हैं हमारे बाग को। बोरान और हार्मोन्स की कमी ये 2 बड़ी वजूहात है हमारे बाग के गिरे में। चाहे आम का हो, तरशावा बगात का हो, आम हो, सेब हो, कोई भी हो, आड़ू हो, अखरोट हो, कपास हो, इनमें इनका बड़ा रोल है। अब इसमें करना क्या, आम में देखिए अगर इथिलीन की रेशो बढ़ जाए, इथिलीन का अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, इथिलीन पैदा होना शुरू हो जाए तो वो तबाह कर देती है हमारे बाग में, बहुत ज्यादा घेरा हो जाता है। आम के काश्तकारों को मैं खुसूसी तौर पर बताऊंगा, वो बायर की प्लानोफिक्स का अगर स्प्रे करते हैं उसमें अल्फा नेफ्थलीन एस्टिक एसिड होता है। तो ध्यान में रखें कि अल्फा नेफ्थलीन एस्टिक एसिड ये इथिलीन को सुप्रेस कर देता है, इथिलीन को कंट्रोल कर जाता है, जिसकी वजह से फल का गिरा रुक जाता है। अगर नेफ्थलीन एस्टिक एसिड को GA3 जिब्रेलिक एसिड के साथ मिलाकर अगर आप स्प्रे कर लेते हैं तो ये आपको बहुत मान देगा कि फल का गिरा नहीं होगा। अब होता क्या है कि GA3 की वजह से 70% फल का गिरा जो है वो कम हो जाता है, और नेफ्थलीन एस्टिक एसिड की वजह से
50 से 70% ये रिपोर्ट हुई है कि इसकी वजह से भी फल का गिरा काम हो जाता है। पॉलिनेशन बड़ी अच्छी होती है, ये भी ध्यान में रखें। तो फूल आने से पहले भी, फूल से फल बनने के वक्त भी इसका स्प्रे करें। ये एक जारी रखें सिलसिला, ताकि हार्मोन्स की रेशो जो है वो मुनासिब रहे आपके बाग में, आपके पौधे में हार्मोन्स की कमी ना हो। तो ये चीजें हैं दो, GA3 और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। और ये प्लानोफिक्स जो है, ये बाहर का मैंने यहाँ आपकी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, इसकी मदद से आप इन दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान में। बुरान दूसरी बड़ी वजह है हमारे फल के केरे में, तो बुरान का आपने स्प्रे करना है। इसके मैं लाजमी तौर पर, अभी चूंकि हमारा बाहर का मौसम गुजरा है तो अब फल बनने का अमल शुरू होगा, तो मैंने टेक्नोलॉजी राउंडअप में बड़े एहतमाम के साथ ये सारी ट्रेनिंग आपको इसलिए की कि बुरान आपका अगर बाग लगा हुआ है तो आपके पास प्लानोफिक्स होना चाहिए, आपके पास GA3 होना चाहिए, आपके पास बुरान होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर आपके पास मौजूद है तो आप फल के गिरे को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास बुरान मौजूद नहीं है, GA3 मौजूद नहीं है, प्लानोफिक्स यानी आपके पास अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड मौजूद नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा फल का केरा फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अमाइनो एसिड की बात अगर मैं करूं तो मैं आप दोस्तों को अक्सर ही रिक्वेस्ट करता हूं कि हार्मोन का स्प्रे आप फूल बनने से पहले पहले कर दिया करें। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि जैसे एक माँ जब बच्चा पैदा करती है तो उसको अच्छी खुराक चाहिए होती है, उससे पहले भी उसकी न्यूट्रिशन पे हमें बहुत फोकस करना पड़ता है। तो बाग जब फूल से फल बनाने की तरफ जा रहा होता है तो इसको भी ज्यादा से ज्यादा खुराक चाहिए होती है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, हार्मोन की कमी या ज्यादती इसको बिल्कुल तबाह कर देगी। ये दिमाग होता है, ये दिमाग होता है पौधे का, हार्मोन का जो सिस्टम है। हम जिस तरह दिमाग से सोचते हैं, पौधे हार्मोन की मदद से सोचते हैं। उनमें हार्मोन की कमी आ जाती सोचने का काम करती है। हार्मोन कम हो जाएंगे, जो हार्मोन बढ़ जाएगा वो पौधा उसी तरफ चला जाएगा। अगर एब्सिसिक एसिड बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली फ्रूट फॉल हो जाएगा, फल का गिरा हो जाएगा। अगर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड बढ़ जाएगा तो छतिया बात है, वो फल का गिरा रुक जाएगा। अगर GA3 हम जिब्रेलिक एसिड दे देंगे तो फल का गिरा रुक जाएगा। तो इन चीजों का हमें पता होना चाहिए कि फल का गिरा जिब्रेलिक एसिड की ज्यादती की वजह से कम हो जाता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की ज्यादती की वजह से फल का गिरा कम हो जाता है। एब्सिसिक एसिड की वजह से अगर उसकी मकदार बढ़ जाए तो फल का गिरा जो मर्जी दिया हो, खादे दी हो, आपने जो मर्जी उसमें किया हो, चाहे मौसम फिट हो, दर्जा हरारत भी मुनासिब हो, मौत का हमला भी ना हो, इंसेक्ट भी ना हो, वेस्ट भी ना हो, बीमारी भी ना हो, फल का गिरा हो जाएगा। फसल भी लाशपाश खड़ी होगी, बेहतरीन सरसब्ज होगी, फ्रूट का साइज भी बेहतर होगा। लेकिन अगर एब्सिसिक एसिड बढ़ गया तो आम के बगात में ये बहुत बड़ा मसला है, एथिलीन की वजह से वहां बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये आज की वीडियो का, आज के प्रोग्राम का खुलासा है कि आपने अपने बाग में डिजीज मैनेजमेंट भी करनी है, इंसेक्ट को भी कंट्रोल करना है, बीमारियों को भी कंट्रोल करना है, वेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन से माह आएंगे तो हमारे बाग में कीड़ा हो जाएगा। खुराक के बारे में आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन वाफर आपने फराहम नहीं करनी है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की 1 और 1.5 की रेशो रखनी है, ये हमें पता होना चाहिए। जिंक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो ड्रम हम नीचे फर्टिगेट कर रहे हैं ये तो हमारे बाग के काम के नहीं है, या हमारी फसल के काम के नहीं है। जिंक को फोलियर लेके आना है। पोटाश अगर स्प्रे करनी है तो जमीन वाली या फर्टिगेशन वाली नहीं कर देनी है, हाई के गोल्ड को लेके आना है, हाई के गोल्ड को आपने स्प्रे करना है। आपको GA3 का पता होना चाहिए, प्लानोफिक्स का आपको पता होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये सारे मसाइल के हल आपके पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये बड़ी मेरे लिए तो बहरहाल ये बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 12 वजूहात के 12 के हल हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम माली हजरात के लिए, बागबान हजरात के लिए, कपास के काश्तकारों के लिए, शुमाली इलाका जात के लोगों के लिए, सिंध के इलाके के लोगों के लिए, केले के काश्तकारों के लिए, जितने भी हमारे पाकिस्तान में खजूर के काश्तकार हैं वो सारे के सारे ज़हन में रखें। हर बाग में ये 12 ही वजूहात हैं, इन 12 ही वजूहात की वजह से फल गिरता है। और सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड, इनकी रेशो अगर मुतासर हो जाए तो पौधा पागल हो जाता है। मैं ऐसे कहता हूँ इसका दिमाग घूम गया है, तो जब एक पौधे का दिमाग ही घूम जाएगा तो वो अपने ऊपर फल कैसे रखेगा? वो एक पागल इंसान की तरह किरदार अदा करता है, फल गिरा देता है अपना। तो हार्मोन के बारे में अपनी तवज्जो लाजमी रखा करें। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तरक्की याफ्ता काश्तकार बनाए, आपकी पैदावार बढ़े, आपका बाग आपको अच्छी आमदन दे। और मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो। वस्सलाम, जहां रहें खुश रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।